वेलकम बैक। अब हम करेंगे क्लाइमेट वेदर एंड अडेप्टेशंस की एक्सरसाइज पार्ट 2 का स्टार्ट, क्योंकि चैप्टर अंडरस्टैंडिंग के बाद बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करना। इससे हमें ये पता चलता है हम एग्जाम्स के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं। और आज की एक्सरसाइज में मैं आपकी हेल्प करूंगी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज एंड आंसर द क्वेश्चंस टुगेदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, और हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं जितना भी वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट है हम उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर इट एंड दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यू ऑल नो व्हाट इज ह्यूमिडिटी। हुमस, हिंदी में हम हुमस शब्द यूज करते हैं, और ह्यूमिडिटी के कारण बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट भी करते हैं। ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था। ऑल राइट, नेक्स्ट, व्हाट आर पीपल हु स्टडी एंड रिकॉर्ड वेदर कॉल्ड? वेरी सिंपल, उन लोगों को क्या बोलते हैं जो इस स्टडी को करते हैं, जो वेदर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं और हमें वो सारा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि हम अलर्ट रहें। दे आर नोन एज मीटरोलॉजिस्ट। आई थिंक एवरीबडी नोज इट। मीटरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो वेदर को स्टडी करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम लोगों को उसका रिपोर्ट देते हैं ताकि उस हिसाब से हम अपनी डेली प्रैक्टिसेस को मेंटेन कर सकें। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टडी ऑफ वेदर कॉल्ड? ये मीटरोलॉजिस्ट से ही रिलेटेड है, क्योंकि मीटरोलॉजिस्ट तो वो लोग हैं जो उस पढ़ाई को करते हैं, बट एक्चुअली में उस ब्रांच ऑफ स्टडी को क्या कहा जाता है? दैट इज ऑल्सो नोन एज मीटरोलॉजी। सो द नेम्स आर ऑलमोस्ट इक्वलेंट। अगर आप एक भी याद रखोगे तो दूसरा आप इजीली आंसर कर लोगे। सो मीटरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेदर। ओके, नेक्स्ट, when sun rays fall on the earth, what does it provide? Very simple. रोज सूरज निकलता है, रोज उसका रूटीन है, पर जब वो निकलता है हर रोज तो वो हमें क्या दे के जाता है? ये तो बहुत ही सिंपल है। इट प्रोवाइड्स लाइट एज वेल एज हीट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। लाइट और हीट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और हमारे बहुत सारे डेली टास्क को पूरा करने के लिए। सो दैट इज वाई सन को हम हमेशा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मान के चलते हैं। नेक्स्ट, What is the term given to predicting weather? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी वेदर के ही उससे रिलेटेड है कॉन्सेप्ट से। सो वेदर प्रिडिक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्या टर्म नाम दिया गया है वेदर प्रिडिक्शन को? एंड द आंसर इज कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग इज द टर्म विच इज कॉल्ड एज वेदर प्रिडिक्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग नहीं होती तब तक हमें कल के मौसम के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। वेदर फोरकास्टिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि वो हमें आने वाले तूफान या कोई भी ऐसी नेचुरल कैलामिटी है उससे प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, What do you understand by the term climate? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों को जनरली क्लाइमेट और वेदर को डिफाइन करना नहीं आता। तो चाहे वो आपसे डिफरेंसेस पूछें चाहे डिफाइन पूछें, यू शुड ऑलवेज नो व्हाट इज क्लाइमेट। So it is defined as the average weather conditions at a particular place over a long period of time. सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जब हम वेदर की बात करेंगे दिस लॉन्ग पीरियड विल नॉट बी लॉन्ग पीरियड, इट विल बी ओवर अ डे टू डे बेसिस। सो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशंस एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई होप आप सबको ये डेफिनेशन बहुत क्लियरली समझ आ गई है, क्योंकि दो चीज़ें हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और एवरेज। ये क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट, इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड? अब ये बहुत लॉजिकल है, इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इंडिया का मैप या वर्ल्ड का मैप अच्छी तरह से जानते हैं, प्लेसिंग पता है, तो आप ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। इट इज अ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ऑब्वियसली वहां का क्लाइमेट हमेशा वेट होगा बिकॉज इट रिसीव्स रेन फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। नॉर्थ ईस्ट रीजन, वहां पे ज्यादातर पहाड़ होते हैं, वहां का जो रीजन है रेनफॉल बहुत ज्यादा वहां पे प्रोन रहती है बिकॉज ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड्स, राइट। नेक्स्ट,
नेम द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। अब आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी बताने हैं जो वेदर कंडीशंस में चेंज लेकर आते हैं। तो ध्यान से सोचो, नहीं भी आंसर आता तो आप आंसर सोचने से ही दे सकते हैं, क्योंकि सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है, जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा था, बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू लाइट, इट प्रोवाइड्स यू हीट। तो बाकी सारे काम अपने आप ही हो जाते हैं। वेदर कंडीशंस के लिए आपका सन से जो हीट और लाइट मिल रही है दैट इज सफिशिएंट इन इटसेल्फ, क्योंकि उसी से सारे बाकी फैक्टर्स अफेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो आपका ह्यूमिडिटी है, चाहे वो आपका मॉइस्चर कंटेंट है, चाहे वो आपकी रेनफॉल है, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे इसी से डिपेंडेंट हो जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, वी डैश कंट्रोल वेदर। प्लीज थिंक एंड आंसर। क्या हम वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? उसके लिए ये पता होना चाहिए वेदर क्या है, एक डे टू डे कंडीशन। तो जब वो डे टू डे कंडीशन होती है, क्या आपको लगता है हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? नो। सो द करेक्ट आंसर है वी कैन नॉट कंट्रोल वेदर, हमारे हाथ में नहीं है, राइट? इसीलिए वेदर को डिफाइन करना भी मुश्किल होता है। ओके, क्वेश्चन 7, डैश डिस्क्राइब्स डे टू डे वेदर कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब यहाँ पे डे टू डे कंडीशंस आपको बोला है, तो आपको हिंट यहीं से मिल जाएगा, आंसर इज वेदर, क्योंकि वही डे टू डे कंडीशंस को डिस्क्राइब करता है। क्लाइमेट जब भी आएगा वो कभी डे टू डे नहीं होगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगा, एवरेज वेदर कंडीशंस होगा। तो डे टू डे ने आपको हिंट दिया कि ये हमारा वेदर है, ठीक है? वेदर मे चेंज फ्रॉम डैश। अब आपको ये सोचना है, जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको टाइम ड्यूरेशन बताया हुआ था डे टू डे, राइट? सो जब यहां पे हम करेंगे वेदर की बात, तो हमें मालूम है क्योंकि ये डे टू डे कंडीशन है, तो वेदर में चेंज फ्रॉम डे टू डे। एक ही क्वेश्चन को दोनों तरह से पूछा हुआ है, या तो आपसे डिफाइन में पूछते उसको क्या बोलते हैं, या तो आपको आंसर दिया हुआ है और आपसे टर्म पूछी जा रही है। तो पंच लाइन्स इसी तरह से याद होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वेदर के साथ हमेशा डे टू डे जुड़ा होगा, क्लाइमेट के साथ हमेशा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एवरेज वेदर कंडीशंस, ये जुड़ा हुआ होगा, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाइमेट डैश फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब आई ना क्लाइमेट की बारी, तो आपने देखा यहां पे लिखा हुआ है क्लाइमेट डैश फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जिसका आंसर है वेरीज, क्योंकि क्लाइमेट हर जगह का सेम नहीं रहता, प्लेस टू प्लेस वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? इन चेन्नई देर इज लॉट ऑफ डैश ड्यूरिंग मोस्ट टाइम ऑफ द ईयर। जैसा मैंने बताया था, अगर आपके दिमाग में मैप बहुत क्लियर है, जहां आपको पता हो कि चेन्नई की प्लेसमेंट कहां होती है, आप इजीली आंसर कर सकते हो कि मोस्ट ऑफ द ईयर वहां पे कैसा क्लाइमेट रहता है। सो हम सब जानते हैं इट इज अ कोस्टल रीजन, इसीलिए वहां पे मोस्ट ऑफ द ईयर ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, क्योंकि रेनफॉल बहुत ही फ्रीक्वेंट होती हैं। वाई? बिकॉज इट्स अ कोस्टल, इट्स नियर द कोस्ट, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो रेनी होती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी मोस्ट ऑफ द ईयर वहां रहती है। ओके, देन drought and floods do not cause any damage to life and property. You have to rewrite the statements correctly. आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में कोई गलती है या नहीं है, और अगर आपको लगता है कुछ चेंज करने वाला है तो आपने इस स्टेटमेंट को दोबारा से लिखना है। सो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए ड्रॉट और फ्लड्स होते क्या है। क्या होते हैं? ड्रॉट्स होता है सूखा, और फ्लड्स होता है जरूरत से ज्यादा पानी। तो क्या आपके हिसाब से ये दोनों कंडीशंस लाइफ और प्रॉपर्टी पे कोई हेल्प नहीं करती, कोई इफेक्ट नहीं करती? व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज दे कॉज एनी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, राइट? दे कॉज डैमेज। डू नॉट वर्ड कैंसिल, क्योंकि वो दोनों लोगों के लिए हार्मफुल हैं, बहुत इफेक्ट्स होते हैं। सो इसीलिए हमें ना ड्रॉट्स चाहिए ना फ्लड्स चाहिए, दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशंस है। एक कंडीशन में पानी जरूरत से ज्यादा है और एक कंडीशन में पानी है ही नहीं, राइट? तो इसीलिए दोनों कंडीशंस अनफेवरेबल हैं। श्रीनगर इज हॉटर देन दिल्ली इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब क्या आपके हिसाब से, मंथ ऑफ जनवरी की बात कर रहे हैं, और जनवरी हमारे हिसाब से दिल्ली में अगर हम देखें ठंड काफी होती है,
और अगर हम श्रीनगर कंपेयर करते हैं तो श्रीनगर दिल्ली से भी हायर ऑल्टीट्यूड पे है। तो अगर दिल्ली में ठंड होगी तो श्रीनगर में क्या होना चाहिए, गर्मी होनी चाहिए या दिल्ली से ज्यादा ठंड होनी चाहिए? श्रीनगर दिल्ली से ऑब्वियसली एक टेम्परेचर ऊपर होगा। सो श्रीनगर इज कोल्डर दैट दिल्ली इन द मंथ ऑफ जनवरी। वहां पे तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है इन डेज में, राइट? क्योंकि अगेन दिल्ली के कंपैरिजन में वहां का ऑल्टीट्यूड इज मच मच हायर। देन प्रेडिक्टिंग और एस्टिमेटिंग वेदर इन एडवांस इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हम पढ़ चुके हैं ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर कंटेंट, वाटर वेपर, कितना वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में। तो अगर हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं और एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं, हम क्या उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं या हम उसे वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं? द टर्म इज वेदर फोरकास्टिंग। और कुछ केसेस में बच्चे अपना दिमाग चला सकते हैं, वो डेफिनेशन भी चेंज कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर दो चीजें हैं, या तो आप फर्स्ट हाफ चेंज करो या आप सेकंड हाफ चेंज करो। आंसर में हमने सेकंड हाफ चेंज किया है, पर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आपको अगर ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन कॉन्फिडेंटली आती है तो आप ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन लिख सकते हो, आंसर आपका तब भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर इज कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यू हैव टू गिव रीजन फॉर दिस स्टेटमेंट। तो क्यों वेदर हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नहीं? पहले तो आप ये एग्री करो, यस इट इज। और क्यों है? क्योंकि हमारी लाइफ की जितनी एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा वेदर पे डिपेंडेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी आउटडोर एक्टिविटीज हैं, हमें कहीं जाना है, कोई ज़रूरी काम है, किसी ने ऑफिस निकलना है, तो ये सारे प्लान्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपका वेदर कैसा है। ट्रैवल प्लान्स, फ्लाइट्स का आना जाना, ट्रेन्स का आना जाना, क्लोथ्स जो आप पहनना पसंद करते हो, वो सारी चीज़ें बहुत ही माइन्यूट एवरीडे एक्टिविटीज़ हैं, दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। इसीलिए वेदर इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, let's talk about the next question now. Why is it difficult to predict the weather of a place while it is easy to predict its climate? ये उसको समझ आएगा जिसको क्लाइमेट और वेदर के बीच का डिफरेंस पता है। तो वेदर को प्रिडिक्ट करना मुश्किल इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन विच कैन वेरी ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत चुटकियों में बदल जाता है वेदर। और जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं उसको प्रिडिक्ट करना फिर भी आसान है, क्योंकि क्लाइमेट इज नथिंग बट इट इज द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर आप किसी भी जगह का आपको क्लाइमेट बताना है, आप वहां का 20 साल का रिकॉर्ड लेके बैठ जाओ, 20 साल भी 10 साल का एवरेज वेदर कंडीशंस वहां की देखो, तो आपको अपने आप एस्टिमेट मिल जाएगा कि वहां का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। लेकिन वेदर जो एवरी डे इंस्टेंटली किसी भी सेकेंड में चेंज हो सकता है, उसको प्रिडिक्ट करना इसीलिए मुश्किल होता है। Alright, next question now. The weather report carries the information about which of the elements of weather? ये क्वेश्चन आंसर करना है तो स्कूल की न्यूज रिपोर्ट याद कर लो, नहीं तो अपना न्यूज़पेपर खोल के देखो और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो वेदर फोरकास्ट जो होता है, जो वेदर रिपोर्ट होती है, उसमें आप कौन कौन सी चीजें मेंशन करते हो? आप टेम्परेचर के बारे में बताते हो, आप ह्यूमिडिटी के बारे में बताते हो, रेनफॉल के बारे में बताते हो कि पास्ट 24 आवर्स में क्या क्या होने वाला है। Alright, so this is the weather information which the weather report gives to you so that you can plan your things accordingly. Next question, how is fog formed? Though this question is not very important, but आपको understanding होनी चाहिए कि fog कैसे form होती है। So the answer to this is during winters when the temperature falls after sunset, it causes condensation of water vapors near the ground and these droplets hanging in the air form fog. तभी विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है फॉग की वजह से, और ये विंटर्स में ही ज्यादातर होता है। समर्स में कभी सुना है आपने? नहीं, बहुत रेयरली। वैसे भी जब क्लाइमेट चेंज होता है तो हम पोल्यूशन को फिर भी थोड़ा बहुत पॉइंट्स दे देते हैं, बट ये फॉग फॉर्मेशन जो होती है इट इज ओनली ड्यूरिंग विंटर्स एंड बिकॉज ऑफ दिस phenomenon fog is formed, visibility becomes very poor and that's why बहुत सारे accidents prone हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोला जाता है कि आप या तो उन टाइम्स पे ड्राइव मत करो जिस दिन कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब होती हैं। Let's move to the next question now. List few of your daily activities that are influenced by weather. बहुत easy है, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वेदर से किसी कौन कौन सी एक्टिविटीज पे जो आपकी डेली एक्टिविटीज है फर्क पड़ता है। योर ट्रैवल प्लान्स आप नहीं कर पाते हो क्योंकि हो सकता है आप जाने के मोड में हो बट फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, और योर रेलवे के जो प्लान्स हैं वो भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वॉशिंग योर क्लोथ्स,
ये तो मम्मियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज अगेन इवन इफ यू आर ट्राइंग टू वॉश द क्लोथ्स और बहुत बारिश हो रही है बाहर, आपके कपड़े सूखेंगे ही नहीं एंड एवरीथिंग विल बी इन अ मेस, राइट। देन योर आउटडोर एक्टिविटीज, कहीं आना है, किसी से मिलने जाना है, किसी के घर आना है, आपको ऑफिस में जाना है, योर ऑफिस इज वेरी फार, क्योंकि उस हिसाब से आपको अपना कन्वीनियंस नहीं मिलेगा। सो बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो सारे वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। I hope you all agree to this. Now let's talk about next question. Write the factors which affect the climate of a particular place. ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको इसमें ये बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो अगर वहाँ की सनशाइन ज़्यादा है या कम है, या उनका इक्वेटर से डिस्टेंस का फ़र्क है, तो ये बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि इससे आपको हिंट मिल जाएगा कि क्लाइमेट वहाँ पे कैसा होने वाला है। क्योंकि अगर डिस्टेंस दूर होगा तो ऑब्वियसली सनरेज स्लैंटिंग होंगी, सनरेज बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगी, तो ठंडा रीजन होगा। और अगर वो पास है इक्वेटर के, तो यानी डायरेक्ट रेज जा रही हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। डिस्टेंस फ्रॉम सी इसलिए क्योंकि अगेन इट्स अ कोस्टल रीजन और नॉट, क्योंकि जहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम सी आता है, अगर आप कोस्टल एरिया के पास रहते हैं तो वहाँ पे आपको एक बहुत ही सूदिंग सा एनवायरमेंट मिलता है, क्लाइमेट मिलता है, राइट, क्योंकि वहाँ रेंज होती रहती हैं। ऑल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल, अगेन दे आर इंटरकनेक्टेड, बिकॉज कितनी हाइट पे है। अगेन हाइट पे होना भी एक रीजन होता है कि आपको आपका टेम्परेचर या आपके जो सन रेज हैं वहाँ पे कितने पहुँच रहे हैं। तभी हिल स्टेशन पे हमेशा एक बहुत ही कूल एनवायरमेंट होता है, बिकॉज ऑफ देयर हाई ऑल्टीट्यूड। ह्यूमिडिटी और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, दिस कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द डिस्टेंस फ्रॉम सी, बिकॉज अगर आप कोस्टल एरिया के पास रहते हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि रेन्स कॉन्स्टेंटली सीज से आती रहेगी। Amount of precipitation received or rainfall, this is again, so many of the points are related to each other because वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ह्यूमिडिटी इन टर्म्स ऑफ सी को डिपेंड करती है और प्रेसिपिटेशन भी उनके साथ कनेक्टेड है। सो ये सारे पैरामीटर्स एक जगह का पर्टिकुलरली क्लाइमेट आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। Weather and climate, though we have already discussed, I will again repeat. Weather is a day-to-day condition of atmosphere at a place, whereas climate is the average weather pattern taken over a long period of time. तो climate को बताना आसान है क्योंकि वो एक average assumption है, लेकिन weather को बताना उतना ही मुश्किल है क्योंकि वो daily basis पे change होता है। तो आपका जो graph है, it is never constant, it keeps changing. Humidity and rainfall. Humidity is indicating the wetness of a place due to the presence of moisture in the atmosphere, right? तो जब हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो वो बारिश के बाद वाले इफेक्ट्स हो जाते हैं कि जब रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल का मतलब तो सीधा यही है कि कितनी बारिश, आपको कितनी ड्रॉप्स ऑफ रेनफॉल रिसीव हो रही हैं जो क्लाउड्स के थ्रू ग्राउंड पे आती हैं। बट मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी की जब हम बात करते हैं वो तब होता है कि उसके बाद आपके एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है, वो आपकी ह्यूमिडिटी को डिटरमिन करता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। क्लाइमेट्स ऑफ पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिफरेंशिएट, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द डे डिफरेंशिएट। सो जब मैं पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करती हूँ, बहुत सिंपल है। अब हम कितना पढ़ चुके हैं कि पोलर रीजन्स नाम से ही पता चल रहा है इट इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, और जब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट हमेशा हॉट एंड ह्यूमिड होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देन कमिंग टू मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, नाम से पता चल रहा है they indicate the highest and the lowest recorded temperature respectively, and this is what you hear every day in the morning जब आप न्यूज रिपोर्ट शेयर करते हो, उसमें आप वेदर फोरकास्टिंग बताते हो, यू ऑलवेज टॉक अबाउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। उससे आपको ये पता चलता है आज के दिन में आपका वेदर कंडीशंस कैसे रहने वाले हैं। हाईएस्ट लेवल भी पता है और लोवेस्ट लेवल भी पता है, तो उसके बीच का जो होगा वो आपको इंडिकेशन देगा कि आज वेदर कैसा रहेगा। सो इससे आपको मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स भी क्लियर हो गए हैं। सो आई होप दिस एक्सरसाइज हैज रियली डन फेवर्स टू यू। आपको सारी चीजें रिकॉल हो गई और आपके जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। सो गुड लक एंड डू वेल।